वो ये जजमेंट में कोई खराबी नजर आती है, इस जजमेंट को आप सुधार करना चाहते हैं तो आप दोबारा कोर्ट में आ सकते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में जाने के बजाय बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको दोबारा आने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, आप केवल सिंपल एप्लीकेशन कर सकते हो और हम जजमेंट देंगे। मगर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए। इसके बदले में नरेंद्र मोदी ने उसको राज्यसभा का बख्शीश देकर उसको चुप रहने के लिए जिसने डेमोक्रेसी एट ए क्रॉस रोड एक किताब लिखा और ईवीएम मशीन के सबूत दिए, उसको नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा का मेंबर, वो भी चुप, वो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बना हुआ है। डॉक्यूमेंट्री बोल रहा, रिकॉर्ड बोल रहा हूं, रिकॉर्ड पर बोल रहा। अगर वो ऐसा कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो हमारी उनकी अवमानना कर रहा हूं, मेरे खिलाफ दायर करोगे, फिर मैं तुम लोगों को निपटता करो, मेरे पास सबूत है। 23 तारीख के बाद जब रिजल्ट आया तो पिंट नाम के सोशल मीडिया ने अपने साइट पर लिखा, जिसका प्रधानमंत्री ने आज तक जवाब नहीं दिया, जिसका बीजेपी के किसी स्पोक्स पर्सन ने आज तक जवाब नहीं दिया, जिसका किसी संबंधित अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या लिखा उन्होंने? 373 लोकसभा सीटों पर जो वोट हो गया है, चुनाव के साइट पर, चुनाव आयोग के साइट पर जो डाटा डाला गया है, या तो ईवीएम मशीन से लोगों ने जितने वोट डाले उससे ज्यादा वोट निकला। 220 लोकसभा सीटों पर ज्यादा वोट निकला, 153 सीटों पर कम वोट निकला। क्विंट ने अनिल कुमार अरोड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पूछा, इसका क्या जवाब? ऐसा, इसका क्या जवाब है? डॉक्यूमेंट्री ये तुम्हारे साइट पर आंकड़े हैं, हमारे घर के नहीं है। तुम्हारे साइट पर आंकड़ा तुमने घोषित किया, तुम्हारे साइट से हमने आंकड़ा लिया, वो आंकड़ा कह रहा है कि 220 सीट पर ज्यादा वोट निकले, 153 सीट पर कम वोट निकले। लोगों ने 100 वोट डाले, 120 निकले। लोगों ने 100 वोट डाले, 80 वोट निकले। 153 जगह 80 निकले, 220 जगह 120 निकले। एग्जाम्पल के लिए आपको समझने आ जाए, लोगों ने वोट कम डाले, मशीन से ज्यादा निकले। लोगों ने ज्यादा डाले, कम निकले। तो अनिल अरोड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पूछा, इसका क्या जवाब है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अभी हम लोग धीरे धीरे डाटा डाल रहे हैं, इस वजह से फर्क आ रहा है, धीरे धीरे डाल रहे हैं। ये जवाब ही गलत था, क्योंकि कलेक्टर ने विजयी कैंडिडेट को घोषित किया, वो सारा एक झटके में भेज दिया, डाटा एक झटके में भेज दिया। ये बोल रहा धीरे धीरे डाल रहे हैं, ये क्या बोल रहा है? धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो क्विंट ने पूछा, अच्छा ठीक है तुम्हारी बात मान ले, धीरे धीरे डाल रहे हैं, ज्यादा क्यों निकला? अरे कम निकलना चाहिए ना फिर। चोर को पकड़ा ही जाता है, अगर दिमाग लगाओ। चलो ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं, तुम कह रहे हो धीरे धीरे डाल रहे, अभी ज्यादा कैसे निकल रही है? या अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, अभी ज्यादा कैसे निकल रही है? फिर क्विंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर
एस.वाई. कुरैशी, ब्रह्मा, गोपाल स्वामी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भूतपूर्व, उसको पूछा ऐसा ऐसा है, आपका क्या कहना है? भूतपूर्व कमिश्नर ने क्या कहा? हम भूतपूर्व है। क्या कहा? हम भूतपूर्व है, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मगर वर्तमान इलेक्शन कमिश्नर को इसका क्रेडिबल जवाब देना चाहिए, विश्वसनीय जवाब देना चाहिए, ताकि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बरकरार रख सके। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर भूतपूर्व 3 लोगों ने कहा। कहने के बाद चुनाव आयोग ने अपने साइट पर डाला हुआ डाटा कर, इसका मतलब है चुनाव आयोग चोरी में सहभागी है। ये चुनाव आयोग के व्यवहार से सिद्ध हो गया। बड़ा सबूत देखा। 3 कमिश्नर है चुनाव आयोग के, उसमें एक कमिश्नर का नाम है लावासा, एक कमिश्नर का नाम है लावासा। उसने अखबारों को कहा चुनाव आयोग इलीगल काम कर रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा है। चुनाव आयोग का एक कमिश्नर खुद कह रहा है, लावासा, कि चुनाव आयोग इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा है। और ये बात मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिख कर दी, और मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता हूं वो मेरा लिखा हुआ लेटर मीडिया वालों को दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वो लेटर मीडिया वालों को देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक जज जजमेंट लिखता है तो दूसरा जज उसके विरुद्ध में लिखता है, तीसरा जज कुछ और ही लिखता है, तो सारा जजमेंट लिखित होता है और सारे जनता के लिए खुला होता है। चुनाव आयोग छोटी संस्था है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुसार भारत की सबसे बड़ी अदालत है, और वहां की अदालत का सुप्रीम कोर्ट के जज के फैसले अगर सार्वजनिक होते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लावासा का लेटर मीडिया को क्यों नहीं दिया? क्या है छुपाने के लिए सुनील अरोड़ा के पास? वो क्या छुपाना चाहता है? और भी कुछ छुपाने लायक है क्या इतना नंगा होने के बाद? खुद चुनाव कमिश्नर ये कह रहा है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा है। ये बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि मीडिया वाले जो कह रहे हैं वो अपने आप ये साबित हो रहा है, ये सारा का सारा मामला मीडिया वाले पक्षधरता कर रहे ईवीएम की, वो झूठे। मीडिया वाले एक अच्छी तरीके से झूठी बातें छाप रहे हैं, ये बातें छाप नहीं रहे। इस पर किसी अखबार ने एडिटोरियल नहीं लिखा, किसी अखबार ने इस पर कॉमेडी नहीं लिखा, किसी टीवी ने इस पर डिबेट डिस्कशन नहीं कराया प्राइम टाइम में, जब सबसे बड़ा इशू है। साथियों, उसके आगे, उससे आगे चोर जब चोरी करता है तो चोरी पर पर्दा डालने के लिए और चोरी करनी पड़ती है और अपराध करना पड़ता है। आगे आपको ईवीएम मशीन बनाने वाले कंपनी से लोगों ने लिख कर दिया, और उन्होंने लोगों को लिख कर दिया कि हमने 40 लाख ईवीएम मशीन बना कर दिया। चुनाव आयोग ने लिख कर दिया हमारे पास 20 लाख है। तो सोशल मीडिया में खबर वायरल हो गई कि 20 लाख ईवीएम मशीन मिसिंग है, 20 लाख ईवीएम मशीन गायब है। वायरल हो गया। वायरल होने के बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया
चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि जो ईवीएम मशीन गायब हो गई है उस संदर्भ में था, कहा कि हम जिन गाड़ियों में ईवीएम मशीन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उन गाड़ियों में जीपीएस ट्रैक सिस्टम लगाया जाएगा। जीपीएस ट्रैक सिस्टम समझते हो ना? जीपीएस ट्रैक सिस्टम लगाया जाएगा ताकि पता चलेगा गाड़ियां कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कहां से मशीन ला रही है, कहां से मशीन को पहुंचाया जा रहा है, कहां रखा जा रहा है। मिनट और मिनट का हिसाब जीपीएस ट्रैक सिस्टम में रह जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सुनील अरोड़ा ने सारे देश भर में घोषित किया। रिजल्ट आने के बाद ट्विंट ने चुनाव आयोग को, सुनील अरोड़ा को कहा हमें आरटीआई के तरह जीपीएस ट्रैक सिस्टम दिया है। सुनील अरोड़ा ने जवाब दिया हमारे पास ऐसा कोई ट्रैक सिस्टम रिकॉर्ड नहीं। सुनील अरोड़ा को मालूम हो गया, उसको मालूम ही था, पहले से मालूम था, इसलिए उसने सोचा जीपीएस ट्रैक सिस्टम अगर मैंने दे दिया तो जो 20 लाख ईवीएम मशीन मिसिंग है वो पकड़ में आ जाएगा। वैसे इस बार एक नया खेल हुआ, हमारे पास के सबूत है। क्या खेल हुआ कि एक ईवीएम मशीन में वोट डलवाया गया और दूसरे ईवीएम मशीन में काउंटिंग करवाया गया। जिस मशीन पर वोटिंग डलवाई गई उस पर काउंटिंग नहीं करवाया गया। आप लोगों को लगेगा आपको ये सारा पता कैसे? मैं बगैर सबूत की तो कोई बात करता ही नहीं। नागपुर में कांग्रेस का कैंडिडेट गडकरी के विरोध में तो उसके पास कोई डिवाइस उसने डेवलप किया, उसके आधार पर जो मशीनों पर वोट डाले गए उसका उसके पास सीरियल नंबर। जब काउंटिंग हुआ तो काउंटिंग का सीरियल नंबर अलग। वो सारा डाटा उसने नागपुर हाईकोर्ट को दिया। नागपुर हाईकोर्ट हैरान हो गया और नागपुर हाईकोर्ट ने फौरी तौर पर नोटिस इश्यू किया चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग के पास कोई जवाब। मगर मैं आपको सारी कहानी जोड़कर टुकड़े टुकड़ों में जो कहानी है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहते हैं टुकड़े टुकड़े ज्ञान, ये टुकड़े टुकड़े ज्ञान यही है भाई। दूसरों को कह रहे खुद ही टुकड़ा टुकड़ा ज्ञान है। ये टुकड़े टुकड़े जो है बिखरे हुए मैं जोड़ करके आपको समझा रहा हूं कि अब की बार ईवीएम मशीन पर वोट किसी और में डाला गया, काउंटिंग मशीन में किसी और मशीन के द्वारा काउंटिंग करवाया गया और नागपुर के हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड जमा करवाया गया। बिहार में तो बहुत लंबी कहानी है, बिहार में तो अजीब कहानी है। ईवीएम मशीन ने लालू के पार्टी के कैंडिडेट को जिता दिया और पोस्टल वोटर्स ने हरा दिया। उसके वोट इतने आए 100% जीतने वालों को पड़े और पोस्टल वोट कितने पड़े? 15,000। और 15,000 के 15,000 उसके विरोध वाले। एक ही पोस्टल वोट जो है वो इसको नहीं पड़ा। तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी का जो नेता है तेजस्वी प्रसाद, तो सुरेंद्र यादव जो कैंडिडेट है उसने मेरे संपर्क किया। मैंने प्रसाद को क्यों नहीं किया? हाँ कि अब क्या है बोलना, मैं भी माइक पर बोलना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि आने वाले समय में वो लोग भी आंदोलन में उतरने वाले हैं। तो मैं इस बात को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ये बड़ी लंबी रणनीति का मामला चल रहा है। ये सरकार 5 साल चलेगी इसके बारे में मुझे आशंका है, जो अंदर की कहानी में सारी माइक पर नहीं बता सकता।
आप लोगों को याद होगा 368 सीटें इंदिरा गांधी के पास थी। 70 का युद्ध जीतने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार चल नहीं पाई और जयप्रकाश नारायण आंदोलन देशव्यापी होकर सरकार इमरजेंसी में फंस गई। तो बहुमत से सरकार बनती है, चलती नहीं। तो बहुमत से सरकार बनती है, सरकार चलती नहीं है। अगर लोग सड़कों पर उतर गए जैसे इमरजेंसी के दौरान हुआ था तो सरकार रह नहीं सकती। इसलिए परिस्थितियां लगातार तेजी से बिगड़ रही है। राज्यसभा में विरोधी पार्टियों का बहुमत है और नोटिस दिया ईवीएम पर चर्चा करने। अगर उन्होंने रिजोल्यूशन पास कर लिया ईवीएम के विरोध तो संविधान संकट खड़ा हो जाएगा। बहुमत उनका है तो बहुत सारी बातें हो रही है जो आप लोगों को सारी बातों की जानकारी नहीं है, जो हमारे पास जानकारी है, क्योंकि हम कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं, कुछ जानकारी अभी आपको नहीं दे रहे हैं। उचित समय पर देंगे, उचित समय पर देने की जरूरत है साथियों। तो उसको हमने कहा कैंडिडेट को, बिहार वाले को, ठीक है आपको जो मदद चाहिए हमको, हमारे पास ही सब कुछ जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट में कैसे लड़ना, क्या सबूत खड़े करना, कैसे सबूत इकट्ठा करना, आपको चाहिए हमारे पास आ जाओ, आप दे देते हैं। कैसे 15,000 पोस्टल वोट कैसे आए, उसको कैसे चोर में पकड़ना, हमारे पास है हुनर, चोर को कैसे पकड़ना। तो इस तरह से साथियों ये प्रिंट वालों का और दूसरे जो बहुत सारे सबूत हमारे पास आए, उसके आधार पर कुछ बातें सिद्ध होती है। क्या क्या सिद्ध होता है कि चुनाव आयोग ने 56C नाम का रूल बनाया। ये रूल काय के लिए बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया और पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाला कागजी मतपत्र गिनती करने का आदेश दिया पैरा नंबर 28 में। तो चुनाव आयोग ने 56C का रूल बनाया कि केवल 2 नंबर के कैंडिडेट को ही, जो हारा हुआ कैंडिडेट 2 नंबर का है, केवल उसी को काउंटिंग रीकाउंटिंग की मांग करने का अधिकार होगा। मगर संविधान कहता है आर्टिकल 14 में 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ। इसका मतलब यह है भारत के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक कैंडिडेट को बराबरी का अधिकार है। केवल दूसरे नंबर के कैंडिडेट को रिकाउंटिंग की मांग करने का अधिकार है। ऐसा रूल बनाना ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, बाकी लोगों के पास तो सवाल ही नहीं। और अगर ऐसा है तो ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मगर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना अमल करने के लिए रूल बनाया तो मैंने पूना में उसको पब्लिकली जलाया, सार्वजनिक रूप से जलाया, वीडियो में रिकॉर्ड करके पब्लिक में जलाया। मैंने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को पूछा कि पब्लिक में जलाने से पुलिस वाले मुझे अरेस्ट करेंगे? हाँ है। तो मैंने कहा मैं जमानत लेने वाला नहीं। कहा कि क्यों? नहीं, अंदर रहने से लोगों को जल्दी समझ में आता। हमारे देश की प्रजा बड़ी अजीब है। गांधी जेल में जाते रहे और लोगों को लगता है गांधी अच्छा है भाई, ईमानदार आदमी है, फकीर आदमी है, उसने चोरी नहीं की, चकारी नहीं की, फिर भी अंग्रेज लोग उसको पकड़ कर ले गए, अन्याय हो रहा है। तो हमारे लोगों में सहानुभूति बहुत जल्दी पैदा हो जाती है। जागृति बात में सहानुभूति पहले पैदा हो जाती है। जैसे इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो लोगों में प्रचार हुआ, अरे राजीव गांधी अनाथ हो गए, अनाथ, अरे उसका एक ही माफी है, वो भी चली, अनाथ हो गए। सारे भर भर के वोट डाला हमारे गधे लोगों ने। 413 मेंबर पार्लियामेंट है रिकॉर्ड। तो हमने भी सोचा अब जेल में जाएंगे, थोड़ा सहानुभूति हमारी भी हो जाएगी। महान नहीं थे वो, जेल में जाते जाते महान हो गए। हम भी जेल में जाएंगे, थोड़ा सा हम भी महान हो जाएंगे।
तो हमने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को कहा कि हम जमानत नहीं देंगे, अंदर ही रहेंगे। बाहर रहने से और एक झंझट है, रोटी पानी की व्यवस्था करनी। जेल में रहने का निश्चित सारा समय पर नाश्ता मिलेगा, समय पर खाना मिलेगा, और नेशनल प्रेसिडेंट है तो क्लास भी मिलेगा। गांधी भी फर्स्ट क्लास में रहते थे, जेल में फर्स्ट क्लास। आपको रेल में ही फर्स्ट क्लास मालूम है, गांधी जी को जेल में फर्स्ट क्लास मिलता था, रेडियो सुनने को मिलता था, डेली पेपर मिलता था पढ़ने को, और गांधी जी बोलते थे मुझे फलाना किताब पढ़ना है, अच्छा ला के फर्स्ट क्लास। घर से खाना चाहिए, हाँ, और ले आओ। तो सारा का सारा वो करते थे, और ऐसा करते करते गांधी जी महान हो गए। तो हमने सोचा हम भी महान होंगे। हमने पूना में एक कानून की होली की। बाद में हमने पूछा वकील साहब, पुलिस वालों हमको अरेस्ट नहीं किया, अच्छा, ताकि वो आपको मान नहीं बनाना चाहिए। उनको भी मालूम हो गया कि इससे आप महान बन जाओगे, वो आपको महान नहीं बनाना चाहते। रियलिटी की बात बोल रहा हूं। अभी मैं आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जलाने वाला, उससे बड़ा मामला, और कभी तो जेल में जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज कोई खुदा थोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट का जज कोई ब्रह्मा थोड़ी है, वो सारा का सारा संविधान के अधीन है, संविधान के अलावा वो कोई नहीं है। आप लोगों को पता नहीं है, मुझे पता है, मैं जानता हूं। मैं वकील नहीं हूं, मगर वकील से कम नहीं। यादव जी, आपको बुरा लगेगा, आप वकील है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमने केसेस दायर किया ना, उसका ड्राफ्ट हमने, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील ने पूछा किसने लिखा, आप कितना एलएलबी वगैरह वगैरह पढ़ेगा, हमारी नौकरी भी आपने छोड़ दिया, नौकरी छोड़ के हम लोग मैदान में नौकरी करने के लिए कह रहे हैं। साथियों, तो विधायिका ने कानून गलत बनाया, 56C विधायिका कानून के विरोध में कहा। कार्यपालिका में कौन है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग, IAS, IPS, IRS अधिकारी, उनके सामने ये अपराध हुआ। उन्होंने अपराध में रोल प्ले किया। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारी अगर इस घोटाले में सहभागी नहीं है तो ये होना संभव ही नहीं है। ट्रांसपोर्टिंग करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है, विरोधी पार्टी के सवालों का जवाब देना पड़ता है, चुप कराना पड़ता है, इधर का उधर कराना पड़ता है, सारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के द्वारा ही कराया जाता है। वो जुडिशरी ने, जिसमें मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था, किया, मैंने जज साहब को कहा, जज साहब आपने ही फैसला दिया है, इन केस ऑफ डिस्प्यूट मैन्युअल काउंटिंग होना चाहिए, पैरा नंबर 28 में आपने ही दिया है, और आपने ही दिया है, चुनाव आयोग लागू नहीं कर रहा है, जरा एक झटका मारो। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोई झटका नहीं मारा, उन्होंने, हमने जो केस दायर किया चुनाव आयोग के विरोध में, इन केस ऑफ डिस्प्यूट वाला, 18 जनवरी को मेरा हियरिंग था, तो चुनाव आयोग ने वकील नहीं भेजा। लंबी कहानी है, बहुत मजेदार कहानी। चुनाव आयोग ने मेरे केस में वकील नहीं भेजा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने ऑर्डर किया 24 घंटे के अंदर अंदर चुनाव आयोग बताए वकील क्यों नहीं भेजा। दूसरे दिन भागते दौड़ते वकील है, माए बाप, मेरे परिवार में मौत हो गई, नहीं आ पाए। अच्छा, मौत हो गई थी तो जूनियर लॉयर को भेज देते, तुम सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हो, तुम्हारे पास तो ऐसे बहुत सारे फालतू लोग होंगे जूनियर लॉयर, तो उसको तुम एक खबर देने के लिए भेज देते, क्यों नहीं भेजा? वकील चुप हो। वकील जब चुप हो गया
तो चीफ जस्टिस को डाउट हो गया, सर वकील झूठ नहीं बोल रहा, वकील झूठ तो नहीं बोल रहा। उसने रिटर्न ऑर्डर दिया कि जो तुम कह रहे हो तुम्हारे परिवार में मौत हो गई, इतनी नजदीक थी, इतनी दूर थी, उसकी ये उम्र थी, ये हॉस्पिटल में बंद था, फलाने तारीख को से इतने मिनट इतने सेकंड पर मौत हो गई, और उसका सर्टिफिकेट माए बाप ये लिखा हुआ है, इतना सारा देना पड़ता है हलफनामे। वकील को समझ में आया आदमी मरा ही नहीं तो साला देंगे फिर सब। वो दूसरे दिन फिर हाजिर हो गया, लेकिन नहीं मरा नहीं, बीमार ये तो हो गया कि चुनाव आयोग का वकील झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है बड़ी बात नहीं है। कुछ होगा तब तू हुकूमत करेगा। तेरे सरकार के अधिकारियों ने स्कूल के हेडमास्टर के पास गए, हेडमास्टर को कहा कि अपने बच्चों से ये फॉर्म भरवाओ और कहो कि आप अपने माँ बाप के पास जाओ और इस पर साइन ले आओ। बच्चों ने पूछा क्या है, क्या है? कहा कि ईवीएम मशीन निर्दोष है, ऐसा ये फॉर्म कह रहा है, आपके माँ बाप का साइन लिया। लोगों ने साइन कर दिया, उनको तो पता ही, वो सोच रहे हमारे बच्चों को कोई स्कूल में प्रॉब्लम ना हो, उन्होंने साइन कर दिया। बाद में 40 लोगों ने मुझे लिख कर दिया और ये एविडेंस अभी मेरे पास में है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जो एफिडेविट दाखिल किया वो झूठा। और एक मैगजीन दिल्ली में निकलता है, उस मैगजीन ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया, उनके पास भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये सिद्ध करने वाले कि हलफनामा झूठा दाखिल किया। मगर उसी हलफनामे को सुप्रीम कोर्ट ने सच माना और सच मानकर फैसला दिया। हमारे वकील ने कहा कि हमारी केस अलग है, 21 पार्टियों की केस अलग है, हमारी केस को 21 पार्टी के साथ क्लब ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी नहीं माना, हमारी केस 21 पार्टी के साथ क्लब कर दिया और केवल 6 लाइन का जजमेंट दिया, 56C शाल कंटिन्यू। ये भी नहीं कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये भी नहीं कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बगैर कोई रीजनिंग के फैसला दे दिया। तो मैं डिवीजन दाखिल किया, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार फ्रस्ट्रेट हो गए तो हार मान लेते हैं, तो मैं उनके पीछे लगा हुआ हूं। उनको मालूम नहीं हो कौन से मिट्टी का बना हुआ आदमी हो, मैं उनको इसमें परास्त किए बगैर हटने वाला नहीं। और मेरे जीवन काल में ही ये मामला रफा दफा करने के ऊपर काम कर रहा हूं। ये देश के आजादी का मामला है, कोई छोटा मामला नहीं है। और इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। उनको भी मालूम हो गया वामन मिश्राम को संवैधानिक तरीके से हरवाना संभव नहीं, वामन मिश्राम को संवैधानिक तरीके से हरवाना संभव नहीं है। तो उन्होंने असंवैधानिक तरीके का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो कह रहे हम नहीं कर रहे, असंवैधानिक तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है वामन मिश्राम को असंवैधानिक तरीके से हरवाना संभव नहीं है। तो इसलिए मुझे काशीराम जी की याद है, उन्होंने एक जगह कहा कि हमारे भोले लोग ये कहते हैं
कि बैलेट से काम हो जाएगा, तो उन्होंने कहा है भोले लोगों, जब बैलेट से काम ना हो और ना करने दिया जाए तो बैलेट के बारे में भी आपको सोचना होगा। रिकॉर्डेड बात है और वीडियो है, ऑडियो नहीं है, वीडियो है। कहा कि केवल अगर बैलेट से लोग काम ना होने दे तो बुलेट के बारे में भी आपको पहले से विचार करके रखना चाहिए। मैं भी आपको यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि अब हम लोग संवैधानिक दायरे में रहकर ही काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दुश्मनों को संविधान के विरोध में जाकर कुछ भी करने की इजाजत दी जाए। हम भी बुलेट की तैयारी कर रहे हैं, अंदर ही अंदर तैयारी कर रहे हैं। मगर आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, पुलिस वाले भी होंगे, रिकॉर्ड कर ले। मैं कोई छुपकर नहीं कह रहा हूं कि बुलेट का मामला तब चलाया जाएगा जब मैं आदेश दूंगा। बुलेट का मामला चलाया जाएगा जब मैं आदेश दूंगा। तब तक हमारा संवैधानिक तरीका हम लोग अमल में ला रहे हैं और ये मैं चेतावनी दे रहा हूं कि आप लोग हमारी सहनशीलता का अंत ना देखें। हम संविधान के दायरे में रहकर कर रहे हैं, संविधान को ही मानकर चल रहे हैं। अगर तुम संविधान के दायरे का उल्लंघन करते हुए कुछ भी करोगे तो एक मर्यादा के हद तक ही इस बात को स्वीकार किया जाएगा, मगर मर्यादा का उल्लंघन समाप्त होते ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथियों, एक और बात जो बहुत सीरियस है वो थोड़ा मैं बताना चाहता हूं। 23 तारीख को रिजल्ट था और 22 तारीख को राजनाथ सिंह, होम अफेयर्स ऑफ इंडिया, भारत के गृह मंत्रालय ने सर्कुलर इशू किया और कहा 23 तारीख का रिजल्ट आने के बाद राष्ट्रव्यापी हिंसा हो सकती है, राष्ट्रव्यापी हिंसा हो सकती है। गृह मंत्रालय ने सर्कुलर इशू किया, हाई अलर्ट घोषित किया पुलिस वालों को, सतर्क रहो, हिंसा होगी। लोगों को मालूम नहीं है कि सरकार ने ऐसा ऑर्डर क्यों निकाला। मुझे कहानी मालूम, मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। 8 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट ने 50% मिलान करने की बात को नहीं माना तो 21 पार्टी के लोग बैठ गए। उन्होंने निर्णय लिया कि 23 तारीख को रिजल्ट आने के बाद शाम को 7 बजे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर, तहसील मुख्यालयों पर देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया जाएगा चुनाव में घोटाले के विरोध में। ये निर्णय 21 पार्टी के लोगों ने लिया। उस 21 पार्टी के लोगों के निर्णय में हमारा संगठन भी शामिल, इसलिए हमारे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ये जानकारी भारत सरकार के सीक्रेट एजेंसियों को मालूम हुई, क्योंकि सीक्रेट एजेंसियों का काम ही है सीक्रेट जानकारी इकट्ठा करना। इसलिए सीक्रेट एजेंसियों ने बीजेपी के गवर्नमेंट को खबर दिया कि 23 तारीख को देशव्यापी हिंसा हो सकती है, आंदोलन होने वाला है। तो सरकार ने उस आंदोलन को रोकने के लिए सारे देश के पुलिस विभाग को सर्कुलर इशू किया कि देशव्यापी हिंसा हो सकती है। ऐसा सर्कुलर भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने निकाला। ये सर्कुलर इस बात को सिद्ध करता है कि चुनाव में बहुत बड़ी धांधली हो रही थी और ऐसा संसदीय चुनावी इतिहास में पहली बार हुआ
कि भारत के गृह मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी हिंसा हो सकती है ऐसा सर्कुलर इशू किया। पहली बार भारत के 70 साल में। और उनको मालूम था क्योंकि 21 पार्टी के लोग जब मैदान में उतरेंगे तो जनता को ईवीएम मशीन के विरोध में नेतृत्व मिल जाएगा। अब नेतृत्व मिलते ही राष्ट्रव्यापी हिंसा हो, इसको रोकने के लिए सरकार ने फौरी कदम उठाए। 22 तारीख को सरकार ने सर्कुलर इशू किया, सारे देश के पुलिस वालों को सतर्क किया। सतर्क करने के बाद पॉलिटिकल पार्टियों के 21 पार्टी के लोगों को मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस को मैनेज किया और शाम को 4 और 5 बजे के दरमियान राहुल गांधी टीवी पर आए। रात के 10 बजे के बाद भी आ सकते थे, मगर उनको मालूम था 7 बजे देशव्यापी धरना प्रदर्शन है, तो इसलिए राहुल गांधी 4 और 5 बजे के दरमियान टीवी पर आए और उन्होंने बयान दिया। क्या बयान दिया? मोदी जी, चुनाव जीतने के लिए आपको बधाई हो। एक भी सीट नहीं जीता था 4-5 के दरमियान। मोदी एक भी सीट जीता नहीं था। टीवी में ट्रेंड्स चल रहे थे, रुझान चल रहे थे, रुझान हिंदी में रुझान और अंग्रेजी में ट्रेंड्स चल रहे थे। एक भी सीट विजयी घोषित नहीं हुई थी। क्या जल्दीबाजी थी राहुल गांधी को? अभी एक भी सीट बीजेपी ने नहीं जीती। बधाई हो मोदी जी, बधाई देने की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट ने 5 विधानसभा के 5 बूथ पर मिलान करने के लिए कहा था। मिलान रात के 10 बजे के बाद होने वाला था। जो मिलान है वो रात के 10 बजे के बाद होने वाला था। 4 और 5 के दरमियान राहुल गांधी आए और राहुल गांधी और कांग्रेस को याद दिलाया गया कि हमने 2004 में आपका घोटाले के बारे में बोला है, आपके नाव के घोटाले के बारे में हमने कुछ नहीं बोला। आप और हमारे बीच में समझौता हुआ था कि 2 बार घोटाला तुम्हारा, हम चुप रहेंगे। हम 2 बार घोटाला करके चुनाव जीतेंगे, तुम चुप रहेंगे। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप और तेरी चुप, सब लोग शांत रहेंगे। दुनिया को किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हमारी जोड़ी चलती रहेगी। हमारा समझौता हुआ था, आप भूल गए। और अगर आप भूल गए हमको भी बोलना पड़ेगा। तो कांग्रेस चुप, आप चुप रहो, हम मानते हैं। आरएसएस ने बयान दिया, विरोधी पार्टियों को नतीजे स्वीकार कर लेने चाहिए, क्योंकि आरएसएस बीच में था। आरएसएस ने अडवाणी को चुप कराया था, सुषमा स्वराज को चुप कराया था, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री इस काम के लिए बनाया था। तो आरएसएस ने कांग्रेस को याद दिलाया, नतीजे स्वीकार करना चाहिए। विरोधी पार्टी को नतीजे स्वीकार करना चाहिए। तो मेन विरोधी पार्टी कौन है? मेन विरोधी पार्टी कांग्रेस है। आरएसएस ने बयान दिया, एविडेंस है। अमेरिका ने भारत के अंदर पहली बार कहा कि भारत का चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है। भारत के चुनाव के बारे में अमेरिका ने बयान दिया, भारत का चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट था। अमेरिका भारत के चुनाव में हस्तक्षेप कर रहा था और बीजेपी को इसके लिए मदद कर रहा था। ये बड़ी हैरान के किस्म की बात है। साथियों, राहुल गांधी के बयान देते ही रीजनल पार्टी के जो लोग थे वो फ्रस्ट्रेट हो गए, निराश हो गए और उन्होंने भी जो आंदोलन करने का निर्णय किया था, उन्होंने कहा कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, अगर उन्होंने विड्रॉ कर दिया, सारे देश के जिलों में उनकी शाखाएं हैं, अगर उन्होंने विड्रॉ कर दिया
तो फिर हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने भी विड्रॉ कर दिया। कांग्रेस ने यह आंदोलन सैबोटेज करने का काम किया, पब्लिक में कह रहा। दूसरी बात तो बहुत अहम है, मायावती को कहा गया बहन जी आपको अंदर जाने का शौक है? जाने का शौक है? नहीं है? ठीक है, रहो आराम से रहो, हमारा कोई कहना नहीं है। ईवीएम के बारे में बात करो, डेली हमको गाली दो, नरेंद्र मोदी के नाम पर गाली दो, ईवीएम छोड़कर गाली दो, डेली बयान दो, अखबार में हम खुद ही छपवाएंगे, ईवीएम छोड़ो। बहन जी चुप हो गई। बहन जी को अब भी डर सता रहा है, इसलिए उसने अपने भाई को नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया कि अगर अंदर जाना पड़े तो कोई उत्तराधिकारी होना चाहिए। अपने भतीजे को जिसको 2 लाइन बोलना नहीं आता उसको कहा ये नेशनल कोऑर्डिनेटर होगा, ये भी घोषित कर दिया। मगर बीजेपी के लोगों ने कहा इतने से काम पूरा नहीं होगा, अकेले से संबंध विच्छेद कर, अखिलेश के संबंध विच्छेद करने का जो कहानी है उसके पीछे बीजेपी है। क्यों बीजेपी ने ऐसा क्यों किया जानते हो? उसके रहस्य क्या है? रहस्य बताता हूं। 351 सीटें संसद में नरेंद्र मोदी की है, संसद में उनका बहुमत है, समाज में अल्पमत। समझोगे? जो लोग संसद में बहुमत में हैं वो समाज में अल्पमत में। और अगर मायावती और अखिलेश मिलकर उत्तर प्रदेश में इकट्ठा होकर आंदोलन कर ले तो उत्तर प्रदेश की सरकार विधानसभा में तो चलेगी मगर सड़कों पर नहीं चल सकती। इसलिए बहन जी को कहा अच्छा है आप अलग अलग हो। पहले नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव को प्रस्ताव दिया आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, एक शर्त। आगे क्या शर्त है? मायावती से समझौता, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। उसी के तहत पार्लियामेंट में मुलायम सिंह ने बयान दिया कि अगली बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हम बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद हमारा। ये आशीर्वाद मुफ्त में नहीं था, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का वादा था, अंदरूनी हमारे पास है। और रिश्वत अब हम उनका नाम नहीं लेंगे, न दोबारा खबर नहीं देंगे। इसलिए तो जो दूसरी बहन बात आपको बताना चाहता, रीजनल पार्टियों के जितने भी नेता हैं सबकी फाइलें ओपन दी गई और सबको कहा गया ईवीएम के विरोध में कोई भी आंदोलन करोगे आपको जेल में भेजा जाएगा। मेरठ में अभी मुझे स्टेज पर जानकारी मिली, याकूब कुरैशी वहां भी उसको हरवाया, कहा कि ईवीएम के विरोध में बोलोगे तुम्हारी कंपनी है ना, जो भी धरते में अंदर डाल न कंपनी रहेगी न तुम रहोगे, और कब अल्लाह को बहरे हो जाओगे पता नहीं चलेगा। उसने कहा माय बाप तो हमारी कंपनी चले, यकीन ना हो मगर कंपनी तो चले, रोटी रोजी रहे। नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी को मदद किया। मैं 6 महीने पहले गया था, दिसंबर में 2018 में 18 में कहकर आया अब की बार नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू को मदद नहीं करेगा, अब की बार वो जगनमोहन को मदद करेगा। 6 महीने पहले दिसंबर में गया। 25 में से 23 लोकसभा की सीटें और विधानसभा में पूर्ण बहुमत पहले से 6 महीने पहले बन गया। और वो जैसे मुख्यमंत्री बना उसने ऑर्डर दिया सीबीआई, दिल्ली की सीबीआई आंध्र प्रदेश में आकर जांच कर सकती है। मैसेज दिया चंद्रबाबू को तुम ज्यादा चपड़ मत करना, सीबीआई ओपन हो गया है तो तुम्हारे घर में हमारा सीबीआई पहुंचने को ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब
इसी तरह से लगभग हर पार्टी जो रीजनल लेवल की है उनके नेताओं को ये कहा गया, बिहार में भी कहा गया, आपका पिताजी अंदर है ना, है ना, बस इतना ही याद रखिए, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। बोले तो मदद मांग रहे हैं यादव जी, ये ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अरे अब चुनाव हो गया है, अगली बात है वो लोग मेरे पास आ रहे, मैंने कहा नारू जी की पार्टी में रहो, मेरे पास आए, मैं मदद करता। साथियों, सारे देश भर में जो आंदोलन होने वाला था, रीजनल पार्टी के लोगों को भ्रष्टाचार की फाइलें बताकर चुप कराया गया, ये इस बात को सिद्ध करता है कि ईवीएम मशीन में घोटाला करके ये चुनाव जीता गया है। यानी दूसरे भी बहुत सारे सबूत है, सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस है, पॉलिटिकल पार्टी के विरोध में जो साजिश चल रही है वो भी है। ये सारी बातें सिद्ध करती है कि ईवीएम मशीन भारत का बहुत बड़ा संकट हो गया है। इस संकट से अगर हम निजात नहीं पाएंगे तो भविष्य, हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं। आखिरी बात कहता हूं कि चुनाव आयोग ने 13 लाख ईवीएम मशीन को मैदान में उतारा, तो ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करती है। अगर एक मशीन को एक चोर कहा जाए तो चुनाव आयोग ने 13 लाख चोरों को मैदान में उतारा। तो ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। तो इस तरह से विधायिका, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जुडिशियरी, मीडिया, मेन अपोजिशन पार्टी अगर आंदोलन करे तो ईवीएम मशीन पर शिकायत रखती है, मगर मेन अपोजिशन पार्टी ने चुप रहना बेहतर समझा। तो ये पर्चे में आप लोगों ने लिखा, उसमें कांग्रेस का नाम नहीं, मैं उसको जोड़ रहा कि मेन अपोजिशन पार्टी भी इसमें इस साजिश में शामिल है और उसके गठबंधन में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी चुप है। इस तरह से ये षड्यंत्र अंजाम दिया गया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसके दो जवाब है। तो हम क्या भविष्य में करना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को इन केस ऑफ डिस्प्यूट मैन्युअल काउंटिंग होना चाहिए। अगर इस आदेश पर चुनाव आयोग अमल करता है तो ईवीएम मशीन ही के आधार पर चुनाव करवाए जाए, हमारा ऑब्जेक्शन नहीं। मैं दोबारा आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया इन केस ऑफ डिस्प्यूट मैन्युअल काउंटिंग होना चाहिए पेपर बेस्ड मशीन की, कागजी मतपत्रों की, इस आदेश पर अगर अमल किया जाता है तो ईवीएम मशीन में चोरी होगी, पेपर ट्रेल मशीन में चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए ये अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं ईवीएम मशीन रखो और पेपर ट्रेल मशीन की मैन्युअल गिनती करो। अगर करते हो तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं है ईवीएम मशीन को बरकरार। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर पर ही चुनाव होना चाहिए। अभी आज के तारीख में राज्यसभा में विरोधी पार्टी के लोगों ने 2 दिन की राज्यसभा में चर्चा करने के लिए नोटिस दिया। ईवीएम मशीन का मामला है, पब्लिक फंडिंग का मामला है और पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजी मतपत्रों की गिनती करने वाला मामला है। ये सारा मामला है। इसके बारे में आने वाले समय में हम लोगों को जागृत करने का और राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन की तैयार करने का कोशिश करेंगे। और जो पार्टियां रीजनल लेवल की इस आंदोलन में सहभागी होना चाहती है उनको निमंत्रण देकर इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाएंगे। आपने भी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।